बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉटामरिज़म अभी हमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और हम कंपैरिजन करेंगे टाटामर्स का रेजोनेंस के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द टाटामरिज़म? टाटामरिज़म, before going to the Tatamerism on the basic definition and example, you people will revise your concept about the resonance. In resonance, you people said the only the change of the position of the electron density from one position to another in the molecule. ठीक है, just only position of the electron density just चेंज, बल्कि इसका जो एक हमने रूल पढ़ा था वो ये कि पोजीशन ऑफ द एटम डज नॉट चेंज। अगर पोजीशन ऑफ द एटम चेंज हो जाएगा तो फिर वो रेजोनेंस नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल रेजोनेंस में आप ये देखें कि अगर ये इस तरीके से इंटरचेंज होते हैं तीनों बॉन्ड, तो जस्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही मूव करती है और कुछ नहीं। और इसकी एक एग्जांपल आप पहले भी कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, मैं आपको अगेन भी ये देख लें बता रहा हूँ कि ये देखें ये हमारे पास है, और इसका अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो कुछ ऐसे होगा कि पोजीशन ऑफ द एटम जो है वो चेंज नहीं होगी, जस्ट जो पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट इसके अंदर चेंज होती है। तो टाटामरिज़म क्या होता है? टाटामरिज़म में भी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही इसमें हम बात करेंगे कि इसमें भी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मुराद क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल चेंज देयर पोजीशन। यहाँ तक इनमें कॉमन है, लेकिन यहाँ से डिफरेंट है। अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द एटम आल्सो चेंज। ठीक है, पोजीशन ऑफ द एटम भी इसके साथ चेंज हो जाता है। और इसकी आप एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास अगर ये हो, लेट्स सपोज कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 यानी कि कुछ ऐसे मैं लिख लूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इधर शिफ्ट हो गई। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है। मैं भी आपको इसका मैकेनिज़्म भी बताता हूँ कि क्या मैकेनिज़्म इसका होता है। हमारे पास ये है, मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये टाटामरिज़म की एग्जांपल है आपके सामने। तो हमारे पास है CH3, ये C और ये O, उसके बाद ये है CH2 और फिर ये वाला है H। ठीक है, यानी कि ये भी CH3 है, और यहाँ पर ये है इसके साथ ये डबल बॉन्ड जो बना हुआ। अब ये जो पाई बॉन्ड है मैंने उसको डिफरेंट कलर से शो कर दिया है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है मैंने रेड इंक से शो किया है। होगा क्या कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये इधर शिफ्ट होगी। जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगी तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो जब ये इधर शिफ्ट होगी, या हम यूँ कहें कि ये लें कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई, तो कुछ ऐसे होगा कि ये CH3, ये CO और ये CH2। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये जाके शिफ्ट हो गया किधर? इस ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास था एक हाइड्रोजन। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर अल्टीमेटली एक चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, और उस डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो कर देते हैं, क्योंकि ये पाई जो बॉन्ड था वो बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन शेयर था। तो ये वाली जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ये वाली फॉर्म बनी। जैसे ही ये फॉर्म बनी तो ये जो नेगेटिव
वाला है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा। जब ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये देखें कि ये है CH2 और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आके शिफ्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, इसके ऊपर जो डेफिशिएंसी थी, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को शो कर रहा था, वो ख़त्म हो गया। और ये जो हाइड्रोजन था इसके साथ वो आकर यहाँ पर इसकी बजाय वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो गया, ठीक है। और रिमेनिंग जो हमारे पास पार्ट है वो कुछ ऐसा ही रहेगा CH3 की फॉर्म में। तो इसमें आप देखें कि क्या हुआ है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर लें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये यहाँ पर आके सिग्मा में कन्वर्ट हो गई, और ये वाली जो सिग्मा थी ये पाई में कन्वर्ट हो गई। तो एक्चुअली क्या है, रेजोनेंस हो रही है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन इस मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। वो हाइड्रोजन कार्बन की बजाय अब ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो गया। तो यहाँ पर दोनों काम हो गए। नंबर एक तो ये हो गया कि इसमें मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी हो गई। नंबर टू, इसमें चेंज ऑफ द पोजीशन भी हो गई। तो जिसमें ये दोनों चीज़ें हों उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, टाटामरिज्म है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये तो इसका इंटरमीडिएट है, ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के टाटामर्स हैं। ये क्या है, एक दूसरे के टाटामर्स हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन का यही होता है ना कि RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड कीटोन। तो इसको हम कहते हैं कि ये है कीटो फॉर्म फ्रॉम द कीटोन। और ये जो है हमारे पास ये जो एक कंपाउंड बना, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ओल फ्रॉम द हाइड्रोक्सल और एक है ईन, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्रिएट हो गए, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरा अल्कीन फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं कि ये बन गया इनोल, इन फॉर द अल्कीन एंड ओल फॉर द हाइड्रोक्सल ग्रुप। सो इन टाटोमरिज्म क्या हुआ, कीटो टू इनोल कन्वर्जन हुई हमारे पास, यानी कि कीटो टू इनोल कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। और ये वाला जो सिंबल है ये आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, कि इसके दरमियान जो सिंबल होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी कि कीटो इनोल में और इनोल कीटो में कन्वर्ट होती है और इस तरीके से ये रिएक्शन चलता रहता है, ठीक है। तो ये है कीटो टू इनोल कन्वर्जन। और इस प्रोसेस को, जिसमें मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द एटम भी चेंज हो, उसको हम कहते हैं टाटोमरिज्म, ठीक है। तो हम इसकी एक अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर, द स्ट्रक्चरल आइसोमर are mutually interconvertible and exist in dynamic equilibrium they are called tautomers, ठीक है। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड टाटोमरिज्म, ठीक है, इसको हम टाटोमरिज्म कहते हैं। तो इसमें माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन होती है, और ये जो माइग्रेशन होती है ये होती है फ्रॉम द अल्फा कार्बन, यानी कि ये देखें हमारे पास ये है फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप में ये CH3 फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, ये भी है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कार्बन से माइग्रेशन हुई किसकी, प्रोटॉन की। सो
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से किस पोजीशन के ऊपर हुई ये मूवमेंट होती है। अल्फ़ा पोजीशन से मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, और वो कन्वर्ट होता है कीटो टू इनोल में, और ये इनोल कीटो में ये इसी तरीके से चलता रहता है। प्रोटॉन की ये वाली मूवमेंट इसके अंदर होती रहती है, ठीक है। तो ये हो गई कीटो, और ये रिएक्शन होगा रिवर्सिबल, और इट विल फॉर्म OH and double bond CH2. This is called the इनोल। सो कीटो टू इनोल कन्वर्जन, ये इनोल है, अल्कीन प्लस अल्कोहल, और ये कीटो है फ्रॉम द कीटोन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये वाला कि परसेंटेज ऑफ द कीटो टू इनोल इक्विलिब्रियम मिक्सचर किस परसेंटेज में ये एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि हम ये तो कह रहे हैं कि कीटो इनोल में, इनोल कीटो में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, और ये परसेंटेज जो है ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के ऊपर, कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है उसी की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली जो हमने अभी एग्जाम्पल ली है, ठीक है, कीटो टू इनोल फॉर्म वाली, तो इनमें अगर हम देखें तो ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट 100% है। यानी कि ये कीटो ऑलमोस्ट 100% एग्जिस्ट करता है, जबकि ये जो इनोल फॉर्म है ये एग्जिस्ट करती है 0.001%, यानी कि बिल्कुल माइनर सी ये इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कीटो ही ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। अब देखें ये अनस्टेबल क्यों है, अगर ये आप देखें तो इसके अंदर 2 फंक्शनैलिटी हैं। ये 2 फंक्शनैलिटी, मोर रिएक्टिविटी, ठीक है, मोर फंक्शनैलिटी मीन मोर रिएक्टिविटी। इसके पास ये भी रिएक्टिव कार्बन, ये भी रिएक्टिव कार्बन, ये भी रिएक्टिव पोजीशन, जबकि इसके पास जस्ट ये वाली रिएक्टिविटी है, ठीक है। रिएक्टिविटी के लिए जस्ट इसके पास क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जबकि इसके पास ये ज़्यादा है, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन ये वाली जो परसेंटेज है ये फॉरएवर नहीं रहेगी, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे पास है ये एक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी ये कीटो फॉर्म है ये वाली, और इसकी इनोल फॉर्म होगी CH3 COH डबल बॉन्ड CH, और ये होगा CO और ये CH3। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड इधर भी और ये OH इधर भी बन सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसकी जो पहले मैं परसेंटेज और फिर मैं बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, ये 30% एग्जिस्ट करती है, और ये वाली जो है इनोल फॉर्म ये 70% एग्जिस्ट करती है। अब इसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न तो है, ठीक है। ये क्या है, ये इनोल फॉर्म है, और ये क्या है, ये कीटो फॉर्म है। और यहाँ पर आप देखें तो ये है अल्फ़ा, और ये भी क्या है, अल्फ़ा। अब इस फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग ये देखें तो ये भी अल्फ़ा, ये भी क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपको ये इसके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप, उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो अल्फ़ा, इसमें सारे के सारे जो हैं वो आपके पास अल्फ़ा ही हैं, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड जैसे इधर बना हुआ है ये यहाँ पर भी हो सकता था, और ये OH यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता था, ये OH यहाँ पर भी आ सकता था, यानी कि ये यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसके पास ये पॉसिबिलिटी थी। सही हो गया। अब इसकी तरफ हम आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इसकी परसेंटेज क्यों ज़्यादा बढ़ी, ये 70% क्यों एग्जिस्ट करता है ये वाला इनोल। ज़ाहरी बात है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, जबकि अभी तो हमने इससे पहले ये कहा था कि ये इनोल जो है ये अनस्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं। उसके रीज़न क्या है कि इस इनोल में 2 फंक्शनैलिटी होती हैं, ठीक है, और 2 फंक्शनैलिटी जो है वो मोर रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ से इसकी हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों फिर ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हुई। अब देखिए जी यहाँ पर ये आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, मैं नीचे इसके जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा कर रहा हूँ।
अब इस स्ट्रक्चर में है क्या, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं इसी को लिख रहा हूँ। देखिए ये है हमारे पास, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये कार्बन नंबर 1 कह लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, सही हो गया। तो हमारे पास है यहाँ पर मैं इधर से चलें, ये है हमारे पास CH3, ये CH3। अब ये CH3 फर्दर अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ है ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ये मैंने कार्बोनाइल ग्रुप बना दिया, ठीक है। और ये जो कार्बन है इसके साथ ये CH3 अटैच हो गया, ठीक है। ये देखिए, चले ये कार्बन नंबर 2 है, ये वाला, ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 2 के साथ एक CH3, ये CH3 लग गया, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, मैंने ये ऊपर के बजाय नीचे की तरफ लगा दिया है, ठीक है। अब नंबर 2, ये जो कार्बन नंबर 2 है ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, और जो कार्बन नंबर 3 है वो है सिंगल बॉन्ड, और वो है CH वाला, ठीक है। ये क्या बन गया, कार्बन नंबर 3 जो है। अब कार्बन नंबर 3 जो है वो आगे से डबली बॉन्डेड है, और वो डबली बॉन्डेड है किसके साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ, ठीक है। कार्बन नंबर 4 जो है इसके साथ फर्दर एक है OH, उसके साथ क्या है OH, और इस कार्बन नंबर 4 के साथ है CH3। अब देखें, बड़े गौर से आपने बड़े ध्यान से इसको समझ लेना है कि ये है जी कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है, और ये है कार्बन नंबर 5, सही हो गया जी। ये कार्बन नंबर 2, ये देखें मैंने लिखा, और इसका कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप मैंने नीचे लिखा, इसलिए मुझे एक रिंग बनाना था, इसलिए मैंने ज़रा इसको तो इस तरीके से एक डिज़ाइन करके इसको लिखा है, इस वजह ये है जस्ट, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 2 जो है ये वाला, ये फर्दर अटैच है CH3 के साथ, ये लें, और ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर ये देखें ये कार्बन नंबर 2 आगे सिंगल बॉन्ड है CH के साथ, तो ये लें CH के साथ, फिर ये CH डबल बॉन्ड है किसके साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ, और ये कार्बन नंबर 4 है, और कार्बन नंबर 4 फर्दर है OH के साथ, ये OH है, और ये एक है CH3 वाला, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं तो ये इनोल फॉर्म है ना, तो ये क्या बन गई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल करती है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको क्या करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल कर रही है। तो स्टेबिलिटी जो है ये इसकी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। नंबर 2, दूसरी रीज़न क्या है इसमें स्टेबिलिटी की, दूसरी रीज़न ये है कि ये 6 मेंबर रिंग बन गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और आपको पता है 6 मेंबर रिंग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई इस इनोल की परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, इस इनोल की परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह यह है कि ये जैसे ही कीटो इनोल में कन्वर्ट होता है तो ये अपने आप को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 6 मेंबर रिंग जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल होता है। नंबर 2, इसके अंदर हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्टेबल करती है, उसकी स्टेबिलिटी में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास इसकी रीज़न। इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं, जैसे ये वाला हमने कहा कि ये ऑलमोस्ट 100% ये बिल्कुल ना होने के बराबर। अब इसमें किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, इसमें प्रेशर का इफ़ेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट हो सकता है कि आप इसको कीटो टू इनोल कन्वर्जन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें। तो ये डिफरेंट चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है इसकी परसेंटेज के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है, और इसी वजह से इसकी ये स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी ये फिर आगे मूव करती रहती है। अब नेक्स्ट ये है कि ये टाटामरिज्म कब होगी, कंडीशन क्या है भाई, टाटामर्स की कंडीशन क्या है। वेरी सिंपल सी कंडीशन है टाटामर्स के लिए कि टाटामर्स के लिए कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, और इस कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, एट लीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए।
अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर। अगर उसकी अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है और वो कार्बोनाइल ग्रुप है, देन हमेशा उसके अंदर टाटामेरिज्म होगी। तो कंडीशन फॉर द टाटामेरिज्म, ठीक है, कंडीशन फॉर टाटामेरिज्म नंबर 1 कार्बोनाइल ग्रुप, एंड नंबर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो देन इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और जहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी हमेशा उसके अंदर टाटामरिज्म होगा, और ये टाटामर्स इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहेंगे। और इवन के ये तो सिंपल हमने कंपाउंड पढ़ा, तो अगर फिनोल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये है फिनोल, और ये फिनोल ये फिनोल होते हैं, और इसकी ये भी टाटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये क्विनोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये क्विनोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना तो ज़रूरी है, लेकिन एक्सचेंज अल्फ़ा नहीं होगा, एक्सचेंज कोई और होता है जब ये फिनोल वाले केस में, जस्ट फिनोल वाले केस में। अदरवाइज़ बाकी जो हमारे पास स्टेट चेन है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ही ज़रूरी होता है। अब इसमें देखें कि अगर आपने चलें पहले कीटो पढ़ा है तो मैं इस कीटो को ही पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये जो कीटो है, ये कीटो जो है वो इस फॉर्म में है कि ये डबल बॉन्ड और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी हाइड्रोजन, और ये भी होगा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इसकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड होती है, अदरवाइज़ वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। देखें ये 3 है वैलेंसी और एक ये 4, तो ये एक एक इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इसकी क्या है, अल्फ़ा पोजीशन है, और ये क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। सेम ये भी क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम ही है। ठीक है, अब जब अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर एक्सचेंज होता है तो एक्चुअली ये सारा ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है कुछ ऐसे। देखें कि ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाएगी ये पकड़ेगा इस प्रोटॉन को, और ये जो प्रोटॉन वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं बना रहा हूँ, ये 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर ही था, ये हमने जस्ट अभी देखने, सॉरी, और ये है जी ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया था, इसने ये प्रोटॉन पकड़ लिया था, इसने ये वाला प्रोटॉन पकड़ा था। ठीक है, और ये जो है बॉन्ड फिर ये इधर शिफ्ट हो गया, ये भी ऑलरेडी बॉन्ड था। ठीक है, तो ये अब जो कार्बन है इसको अगर आप देखें तो इसमें कुछ ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, यानी कि ये बन गया हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके का ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो इधर कंपाउंड है ये कुछ इतना फेवरेबल नहीं होगा। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये देखें ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल गया, लेकिन जब ये इधर आया तो ये इसको हाईली अनस्टेबल करेगा। जब ये हाईली अनस्टेबल होगा तो ये इस फॉर्म में इधर से नहीं चलेगा। ठीक है, जहाँ से ये मैंने सर्कल किया है। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा, जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो मैं अब ग्रीन पेन से उसको बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर ये होता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर, और ये जो हाइड्रोजन है ये अपना रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। ये हाइड्रोजन जो हैं अपना रोल प्ले कुछ ऐसे करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इधर शिफ्ट करेंगे और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इधर इस कार्बन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा कि ये अब स्टील कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और वो निकला किस फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी कि एज ए प्रोटॉन। और नंबर 2 क्या हुआ, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया था ये वाला और इसके ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज। अब ये होगा कि ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, और ये फर्दर इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो गई, ठीक है। जब ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई तो अब इसके अंदर जस्ट रेजोनेंस हो रही है। ये वाला जो स्टेप है ये जस्ट रेजोनेंस का स्टेप है, ठीक है, क्योंकि जस्ट ओनली मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और तो कुछ भी नहीं है। और ये H हमारे पास था, ये तो पहले ही डबल बॉन्ड था, और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने इधर शिफ्ट किया और इसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर H नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, H O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये होगा कि ये वापस इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट करती है। जब ये रेजोनेट करेगी तो होगा क्या कि ये देखें, ये वापस इधर आएगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, सही, और ये वापस इसी फॉर्म में जा सकती है, ठीक है। सॉरी, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्योंकि इतना मैकेनिज़्म शायद आपको नहीं चाहिए तो आप इसी स्ट्रक्चर को ही आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं इस स्ट्रक्चर को आप छोड़ें क्योंकि ये तो मैं रेजोनेंस में शो करवा रहा हूँ। आप ज़ूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसी स्ट्रक्चर से ये देखें कि ये OH बन गया था और ये यहाँ से देखिएगा, ये आपके पास, और ये डबल बॉन्ड था, ये भी डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड, ये अनस्टेबल था, ठीक है। और H पॉजिटिव इसने एक निकाला हुआ था, ठीक है, एक H इधर यहाँ पर अभी भी इसके पास है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि ये चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट होगा। जब ये चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ये OH सही, ये H इधर, और ये जो H पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ आके कंबाइन हो जाएगा, सही, ये इसके साथ आके कंबाइन होगा, यानी कि ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी ये पॉसिबल होता है। तो ये कीटो टू इनोल वाला भी इसमें पॉसिबिलिटी होती है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इसमें एग्जिस्ट करती हैं। और अब जो हमारा मेन है आपको बताने वाला कि इसमें एसीटोन जो है उस वो कीटो टू इनोल फॉर्म के उसमें कितने % कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो कंपाउंड, इधर हम 2 कॉलम बना लेते हैं, कंपाउंड, और इधर हम लिख देते हैं उसकी परसेंटेज इन कीटो, परसेंटेज कीटो फॉर्म। जो एसीटोन है ये ऑलमोस्ट 100% एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी तरह जो एस्टेल्डिहाइड है वो भी एग्जिस्ट करती है, एस्टेल्डिहाइड 99.9%, और एसिटिक एसिटोएस्टिक ईस्टर, एसिटिक ईस्टर ये एग्जिस्ट करती है 93%,
और फिर इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनमें ये इसी तरीके से एग्जिस्ट करती है, परसेंटेज इसकी कम होती जाती है, लेकिन जो मेन रोल है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इसमें डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, कीटो टू इनोल कन्वर्जन वाली, और ये डिफरेंट इनकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज अभी ये टॉपिक इस लेक्चर का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।